हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाबशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। और ये जो है ये हमारे सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और ये जो आपकी पॉलिटिकल है इसका नाम है क्लोनोलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। और हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो आपकी बुक है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, इस वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी बुक थी और इतनी सारी चीज़ें थी, इसलिए मेरा मन भी नहीं था। बट आप लोगों की कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैंने रात में लेट नाइट तक काम किया सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के एग्ज़ाम की वजह से। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक करके एंड इसे शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, देखिए ये जो बुक है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसे हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 2 या 3 वीडियोस में इन्हें कवर करेंगे। आगे वाली जो वीडियोस हैं उन्हें देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप पार्ट 1 ही देख पाएँ और पार्ट 2 आप तक पहुँच ही ना पाए। ठीक है, आज की जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर की जो ये सीरीज़ है इसको स्टार्ट करेंगे। जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, साम्राज्यवाद के उदय व विस्तार की चर्चा करते हुए उपनिवेशवाद का भी वर्णन कीजिए। यानी आपको साम्राज्यवाद के उदय और इसका जो विस्तार हुआ ये आपको बताना है, फिर उसी के अंदर आपको उपनिवेशवाद का परिचय भी देना है, या ये कहूँ उपनिवेशवाद के बारे में भी बताना है। चलिए फिर परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में हम देखेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद आधुनिक राजनीतिक इतिहास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक विश्व राजनीति और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित करते हैं। साम्राज्यवाद वह नीति या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राज्य या राष्ट्र अपनी शक्ति या विस्तार दूसरे क्षेत्र या देश तक करता है। यानी देखिए, जो साम्राज्यवाद है वो एक तरीके से ऐसी नीति या ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राज्य या राष्ट्र दूसरे राज्य या राष्ट्र तक अपनी शक्ति या फिर अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि उपनिवेशवाद इसे अमल में लाने का माध्यम है। यानी उपनिवेशवाद ये तो सोचता है कि हमें ऐसा करना है, और उपनिवेशवाद ऐसा करता है यानी उसे अमल में लाता है, जिससे एक देश दूसरे देश या क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर करे। यानी एक देश जो है वो दूसरे देश पर या तो नियंत्रण या फिर उसका जो क्षेत्र है उसको ले ले। ठीक है, उससे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शोषण करता है। फिर उसके बाद में उसका आर्थिक, सांस्कृतिक और जो राजनीतिक शोषण है वो कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद की परिभाषा, कि साम्राज्यवाद की परिभाषा क्या हो सकती है। चलिए इसे देखिए। साम्राज्यवाद को एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देश या क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व स्थापित करने, अपने राजनीति और आर्थिक लाभ को करता है। यानी देखिए, जो साम्राज्यवाद है हम उसको इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं कि अपने जो अधिकार है या ये कहें अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए, अपना जो फ़ायदा है उसके लिए अन्य देश के जो राष्ट्र है या फिर ये कहें अन्य देश का जो क्षेत्र है उसको स्थापित करना, उसको प्राप्त कर लेना, उस पे कब्ज़ा कर लेना ही हमारा साम्राज्यवाद होता है। चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक रूप में हो, उसके लाभ प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे, लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम चरण बताया है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति केंद्रित होती है। यानी देखिए, लेनिन के अनुसार जो साम्राज्यवाद है उसका जो उच्चतम चरण होता है वो पूंजीवाद हो जाता है। इनके अनुसार आर्थिक और राजनीतिक जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण हो जाता है। फिर ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद की परिभाषा। यानी जो उपनिवेशवाद है उसकी क्या परिभाषा है। उपनिवेशवाद की परिभाषा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, उपनिवेशवाद को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता जिसमें एक देश दूसरे देश पर अधिकार और उसकी प्राकृतिक संपत्तियों, श्रम और संसाधनों का उपयोग अपने हितों के लिए करता है। यानी देखिए, एक देश दूसरे देश पर जब अपना अधिकार जमा लेता है और उसकी जो प्राकृतिक संपत्ति है, श्रम है, संसाधन है, उनका उपयोग करता है अपने हित के लिए, तो वो उपनिवेशवाद होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश ने किया था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो हमारे भारत की जो प्राकृतिक संपत्ति थी, श्रम था और संसाधन का, उन सभी का उपयोग करते थे, तो हम ब्रिटिश के क्या थे, उपनिवेश थे। तो इस वजह से जो उपनिवेश है वो एक देश से दूसरे देश पर किया जाता है, और उस देश में
फिर जो भी चीज़ें होती हैं फिर उपनिवेश उसका यूज़ कर सकता है, जैसे हमारे यूज़ किया गया था। वरना पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अब देखिए हमारे देश में रोज़गार तक की कमी है। तो यही कारण है कि हमारा देश सोने की चिड़िया अब नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे एडवर्ड सईद ने इसे संस्कृतिकरण और प्रभुत्व का उपकरण माना है। यानी इनके अनुसार ये संस्कृतिकरण और प्रभुत्व का उपकरण हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद के उदय का विस्तार, यानी जो साम्राज्यवाद है उसके उदय और उसका जो विस्तार है वो किस तरह से हुआ, इसको अब हम देखेंगे। देखिए जो साम्राज्यवाद है उसका जो इतिहास है या ये कहें उसका जो उदय है वो ऐतिहासिक और जो हमारे आर्थिक और राजनीतिक चरणों में हम देख सकते हैं किस तरह से। पहले हम देखेंगे भौगोलिक खोज और समुद्री मार्गों का विकास, किस तरह से भौगोलिक खोज हुई और समुद्री मार्गों का विकास हुआ। यानी देखिए जो 15वीं शताब्दी थी उसमें यूरोपीय देश जो थे जैसे कि पुर्तगाल हो गए, स्पेन हो गए, ब्रिटेन हो गए और नीदरलैंड हो गए, इन्होंने जो व्यापारी मार्ग थे या फिर ये कहें व्यापार के जो मार्ग थे उनको खोज करना शुरू किया। यानी यहाँ के जो लोग थे वो दूसरों देशों की या दूसरे महाद्वीपों की खोज करने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति, जो हमारी 18वीं से 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी। उसमें क्या हुआ, कच्चे माल का जो आवश्यकता थी वो बढ़ने लगी और बाजारों की तलाश में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि कच्चे माल चाहिए थे और कच्चे माल के लिए हमें दूसरे देश को अपना उपनिवेशी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। यानी देखिए कच्चा माल चाहिए था जिसकी वजह से साम्राज्यवाद जैसी जो स्थिति थी या ये कहे ऐसी जो विचारधाराएं थी वो विकसित होने लगी। अब हम देखेंगे आगे, आगे अब हम देखेंगे राष्ट्रीयता और प्रतिस्पर्धा, किस तरह से यूरोपीय शक्ति के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद को एक आवश्यक बनाया गया। यानी इसमें यूरोपीय जो शक्ति थी और जो राजनीतिक सैन्य प्रतिबंध था प्रतिस्पर्धा थी उसमें साम्राज्यवाद को आवश्यक बना दिया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और धार्मिक सभ्यता को बोझ और मिशनरी गतिविधियों ने भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा नहीं। देखिए जो सभ्यता है उसको बोझ और जो मिशनरी थे उन्होंने जो गतिविधियां थी उन्होंने भी जो साम्राज्यवाद है उसको बढ़ा दिया, क्योंकि मिशनरी जो होते हैं वो ईसाई होते हैं और ईसाई जो धर्म है वो हमारे पश्चिम के देशों में यानी अमेरिका, ब्रिटेन यहाँ के देशों में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हमारे देश में नहीं होता और देशों में भी होता है, पर सारे जो अगर हम एक ही धर्म की बात करें तो वहाँ ये एक ही धर्म पाया जाता है। हमारे देश में तो सारे धर्म पाए जाते हैं, सारे मिश्रित होते हैं, तो हमारे देश की तो बात समझना भी मत, ओके। नेक्स्ट आगे चलेंगे, साम्राज्यवाद के विस्तार के प्रमुख चरण, यानी जो साम्राज्यवाद है इसका जो विस्तार हुआ उसके कौन कौन से चरण हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है इसलिए इसको कई चरणों में बांटा गया है। तो पहले हम देखें आरंभिक साम्राज्यवाद, जो कि हमारी 15वीं से 17वीं शताब्दी में था। इस चरण में जो यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे जो उपनिवेश थे उन्हें बनाना या फिर ये कहें उन्हें स्थापित करना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक साम्राज्यवाद, जो कि 18वीं से 20वीं शताब्दी तक था। इस काल में औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति के कारण साम्राज्यवाद ने तीव्र रूप ले लिया, क्योंकि देखिए ये टाइम जो था ये औद्योगिक क्रांति और जो तकनीक है उसका चरण का काल था और इसने साम्राज्यवाद को एक तीव्र रूप से तीव्र गति प्रदान करने का कार्य किया, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत पर, ऑस्ट्रेलिया पर, अफ्रीका पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। और जो फ्रांस ने जर्मनी, जापान और भी अपने जो साम्राज्यवाद थे वो बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद का विस्तार, यानी उपनिवेशवाद का विस्तार कैसे हुआ। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें औपनिवेशिक शक्तियां अपने उपनिवेशों पर देशों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करती हैं और उनके संसाधनों का शोषण करती हैं। यानी औपनिवेशिक जो होता है उसमें जो औपनिवेशक होता है उसकी शक्तियों पर सीधा नियंत्रण करती हैं और उनका जो संसाधन है उनका शोषण करने का कार्य करती हैं। ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। एशिया और उपनिवेशवाद, किस तरह से एशिया में उपनिवेशवाद आया, जैसे कि भारत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया और ब्रिटेन और फ्रांस और नीदरलैंड का उपनिवेशवाद प्रमुख है। यानी देखिए भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में और एशिया में ब्रिटेन का, फ्रांस का और जो नीदरलैंड है इनका उपनिवेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश को भी ब्रिटेन ने ही उपनिवेश बनाया था, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अफ्रीका में उपनिवेशवाद कब हुआ, 19वीं शताब्दी में अफ्रीका का विभाजन हुआ, यानी 19वीं शताब्दी में हम अफ्रीका का विभाजन देख सकते हैं। अब हम देखेंगे लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद, यानी जो लैटिन अमेरिका है उसमें भी उपनिवेशवाद हुआ। स्पेन और पुर्तगाल ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की, यानी जो लैटिन अमेरिका है उसमें स्पेन और जो पुर्तगाल है उसने अपनी शक्ति स्थापित की और इसे अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रभाव, यानी जो साम्राज्यवाद है और उसका जो उपनिवेशवाद है इनका क्या प्रभाव पड़ता है दोनों का। पहले हम देखेंगे सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं
आधुनिक शिक्षा, देखिए आधुनिक शिक्षा जो है, पहले हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। देखिए हम उपनिवेश बने लेकिन हमें आधुनिक शिक्षा भी मिली, परिवहन और संचार के साधन। हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें बताया गाड़ियों के बारे में, मोटरसाइकिलों के बारे में, ट्रेन, मेट्रो, इन सभी के बारे में, जिसकी वजह से जो उपनिवेशवाद है उसकी वजह से परिवहन और जो संचार के साधन हैं उनका भी विकास हुआ। वैश्विक व्यापार का विस्तार, यानी वैश्विक जो व्यापार है वो भी तो बढ़ गया, क्योंकि अब विश्व लेवल पर व्यापार होने लगा था। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, इसमें आप लिख सकते हैं आर्थिक शोषण और गरीबी हो जाती है, क्योंकि जो भी उपनिवेश बनता है उसका आर्थिक शोषण और गरीबी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक विनाश और सामाजिक असमानता, यानी जो सांस्कृतिक विनाश है वो बढ़ जाता है और सामाजिक असमानताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक दबाव और संघर्ष, यानी जो राजनीतिक दबाव है वो बढ़ जाता है और संघर्ष में भी वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, चलिए इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने आधुनिक विश्व में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। हालांकि उपनिवेशवाद का अंत 20वीं शताब्दी में हुआ, यानी देखिए जो उपनिवेशवाद है उसने राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक ढांचे है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया है। उपनिवेशवाद का जो अंत हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इसके प्रभाव आज भी विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था में दिख सकते हैं, क्योंकि आज भी जो प्रभाव है वो तो मौजूद है उपनिवेशवाद का। अगर उपनिवेशवाद अगर हम ना बने होते, क्या हम लोग इंग्लिश यूज़ कर रहे होते? बहुत कम यूज़ कर रहे होते, हमारा व्यापार नहीं होता इतना। तो उपनिवेशवाद का जो प्रभाव है वो आज भी हम देख सकते हैं, ठीक है? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है या हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो बाहर नहीं गया होता अगर हम उपनिवेशवाद नहीं होते कभी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी आपको इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो थे उनके दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। चलिए परिचय से देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारा मेनली 1857 से शुरू होते हैं, 1857 से 1947 तक चलते हैं। भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें देश को औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विभिन्न आंदोलन और संघर्षों का समावेश है, क्योंकि देखिए ये सारे ही जो आंदोलन हो रहे थे ये ब्रिटिश के ही तो खिलाफ हो रहे थे, ताकि ब्रिटिश लोग जो है हम उनसे स्वतंत्र हो जाएं। इन संग्रामों में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का मुख्य योगदान रहा, जिससे स्वतंत्रता के प्रति जनमानस को प्रेरित किया। हालांकि इस दृष्टिकोणों के कुछ आलोचनात्मक पहलू भी रहे जिन्हें समझना आवश्यक है, यानी देखिए इसके सारे ही पॉजिटिव पहलू नहीं रहे, सारी ही पॉजिटिव चीज़ें नहीं रही, कुछ नकारात्मक या फिर ये कहें आलोचनात्मक चीज़ें भी रही। अब हम उनको समझेंगे क्योंकि उन्हें समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों की विशेषताएं, यानी जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे एकता और संगठन का विकास, यानी जो एकता है और संगठन है उनका विकास हुआ किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते राष्ट्रवाद ने भिन्न भिन्न जाति, धर्म और भाषाओं को एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे संस्थाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों को दिशा दी, क्योंकि देखिए जो भिन्न-भिन्न जाति थी, भिन्न-भिन्न जो धर्म थे और भिन्न-भिन्न जो भाषाएँ थी, वो सभी एक साथ हो गईं, क्योंकि सभी को अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना था, अंग्रेज़ों से मुक्ति पानी थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, इसमें सभी लोग मिल गए थे। इन आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन, किस तरह से ब्रिटिश शासन के विरोध में आंदोलन हुए। तो इसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों जैसे कि कर नीति, मजदूरी शोषण और दमनकारी कानूनों का विरोध किया, यानी देखिए ये जो नीतियां थी इन्होंने कर नीति, मजदूर शोषण और जो दमनकारी नीतियां होती थी उनका विरोध करना शुरू किया। जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं 1857 का विद्रोह लिख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी इसके उदाहरण है, ठीक है? अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, किस तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और भाषाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये भारतीय संस्कृति और भारतीय जो मूल्य हैं, परंपराएं हैं और भाषा हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का इन्होंने प्रयास किया। लोकमान्य तिलक हो गए, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, गांधी जी हो गए, इसके जो है प्रमुख ये कहे नेताओं के रूप में आप इन्हें लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत, जो गांधीवादी सिद्धांत है इसमें आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर राष्ट्रवाद ने जन आंदोलन को नया आयाम दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की आलोचना, यानी जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो पहले हम देखेंगे धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन, किस तरह से, चलिए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में अनेक
स्थानों पर धर्म के आधार पर विभाजन स्पष्ट हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भेदभाव और हिंदू मुस्लिम एकता का विघटन इसके उदाहरण है। यानी देखिए, इसने जो है वो लोगों को जोड़ा तो, लेकिन कहीं न कहीं जो धर्म है उसके आधार पर विभाजन करने का भी कार्य किया। जैसे कि अगर हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विवाद थे वो बढ़ने लगे, जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो ख़त्म होने लगी, और आज भी वो चीज़ हम देख सकते हैं, कहीं न कहीं टकराव हो जाता है। आपने 2020 में भी देखा होगा, हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ, जो कि देखिए कितने साल पुराना था और अभी भी वो चलता आ रहा है। तो उस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम हैं जैसे पहले एक साथ रहते थे, हमें वही चीज़ वापस पानी है, ठीक है? तो ये सारे हम इसके नकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। अलगाववाद किस तरह से 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत ने राष्ट्रवाद को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि देखिए 1940 में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अपना लिया, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद जो था वो कमज़ोर हो गया, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग राष्ट्र बन गए। अब हम देखेंगे जातिवाद का प्रभाव, यानी जो जातिवाद है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देख लेते हैं इसके प्रभाव को। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान दलित और पिछड़े जातियों की समस्याओं पर पर्याप्त संसाधन नहीं दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय में गांधी जी की नीतियों की आलोचना की है। यानी देखिए, जो पिछड़ी जाति हैं या फिर पिछड़े समाज हैं, उसको पूरी तरीके से जो संसाधन है वो नहीं मिल पाते। इसी वजह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो भी पिछड़ी जाति के थे। इसीलिए इन्होंने गांधी जी की जो नीतियाँ हैं इनकी आलोचना की है, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे आम जनता की भागीदारी की सीमाएँ, क्योंकि जो आम जनता थी उसकी भागीदारी पर सीमाएँ लग गई थी। किस तरह से? आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन शहरी माध्यम वर्ग तक सीमित रहा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, क्योंकि शुरुआत में जो आंदोलन थे वो सिर्फ जो शहरी और जो माध्यमिक वर्ग होते हैं वहीं तक सीमित था। इसी वजह से जो किसान होते हैं, मजदूर लोग होते हैं और जो महिलाएं होती हैं, उनकी भागीदारी नहीं हो पाई। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी थी। यानी देखिए, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को तो जोड़ा, जो हमारे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीमी थी, तो हर जगह तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे, नेताओं के वैचारिक मतभेद किस तरह थे। नरमपंथी और गरमपंथी, आपने भी सुना होगा 12th क्लास में, नरमपंथी और गरमपंथी के आपने बारे में पढ़ा होगा, जो कि वैचारिक भेदभाव की वजह से जो पार्टी थी उसको बांट देती है। नेताओं के बीच में वैचारिक भेदभाव ने आंदोलनों को कई बार कमजोर कर दिया, और जो पार्टियां थी उसको भी कमजोर करने का काम किया, गरमपंथी और नरमपंथी ने। अगर ये दोनों साथ में रहते तो बहुत ज़्यादा मजबूत बनती, लेकिन ये कहीं ना कहीं अलग हो गई, जिसकी वजह से जो कमजोरी थी वो सामने आने लगी। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचार में मतभेद इसका प्रमुख उदाहरण है। यानी देखिए, जो सुभाष चंद्र जी हैं और जो गांधी जी हैं, इनके जो विचार हैं इनमें भी मतभेद देखने को मिलता है। अब आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे महिला सहभागिता की अनदेखी, यानी जो महिला सहभागिता है उसको अनदेखा किया गया है। किस तरह से? महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे योगदान पर्याप्त मान्यता नहीं दी। यानी देखिए, जो महिलाओं ने योगदान दिया, महिलाओं की भूमिका थी, जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने उस चीज़ को तो अनदेखा कर दिया कि महिलाएं भी कुछ कर रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे, प्रादेशिक और भाषाई विवाद किस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन ने विभिन्न प्रांतों और भाषाई समूहों के बीच समन्वय की कमी महसूस की। यानी देखिए, जो प्रांत थे और जो समूह थे उनमें जो भाषाई सहयोग था उसकी कमी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता, किस तरह से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में प्रासंगिकता है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इन आलोचनाओं के बावजूद राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सशक्त आधार प्रदान किया। इसने भारतीय समाज में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संगठित किया, स्वतंत्रता के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी देखिए, इन दृष्टिकोणों में बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय स्वतंत्रता थी, इसका जो सपना था, इसको साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में एक प्रेरणादायक और निर्णायक कारण है। यानी देखिए, ये जो है ये एक प्रेरणादायक और निर्णायक कारण है। हालांकि इसमें कुछ आंतरिक विरोधाभास और कमजोरियां भी हैं, जो विभाजनकारी राजनीति और सामाजिक असमानताओं को
उजागर कर सकती हैं। यानी यानी जो विभाजनकारी राजनीति है और जो सामाजिक असमानता है उसको उजागर करने का कार्य करती हैं। इन कमजोरियों के बावजूद राष्ट्रीय ने भारत को स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया। यानी ये सारी कमजोरी थी, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीयवादी आंदोलन थे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया और देश को एकता और आत्मनिर्भरता का संकेत दिया। यानी इसके बावजूद भारत को, या ये कहें देश को, एकता और जो आत्मनिर्भरता है उसका संकेत दिया कि हम वापस से जो अपनी एकता है उसको प्राप्त कर सकते हैं और जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसके जो आगे के क्वेश्चन है वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इन सभी के नोट्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।